नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी ए टू जेड में। जी हाँ दोस्तों, बात करें संस्कृत पेडागोजी की। संस्कृत पेडागोजी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और इसमें अभी आप यदि प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखेंगे सीटेट के, तो उसमें आपके मुश्किल से ज़्यादा 15 नंबर ही आएंगे, जो कि पुराने प्रश्न पत्र है। लेकिन अब इन वीडियो के माध्यम से 2-3 वीडियो आपको फटाफट मिलने वाली हैं, जिसके जरिए आप शब्द देखते ही आप उत्तर पहचानेंगे। इसमें आपको कुछ ऐसे शब्द बताऊंगा जो वे शब्द जिन्हें देखते ही आप सही उत्तर देंगे, ऐसे शब्द इस वीडियो में मिलेंगे आपको। आप सभी से इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो में सिर्फ अंत तक बने रहिए। उसके बाद देखने के बाद बताइए कि क्या आपके जो क्वेश्चन है, उसके बाद में कोई सा भी क्वेश्चन पेपर है वो हल कीजिए, और इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन उसमें पूछे गए होंगे वो बिल्कुल आप देखते ही उसको सही उत्तर देंगे, उसमें आपकी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट करें सबसे पहले देखते हैं सबसे पहला शब्द, भाषा प्राथमिक रूपम। भाषा प्राथमिक रूपम, इसमें पूछा जाता है भाषा प्राथमिक रूपम, संस्कृत संकेत भाषा। सबसे पहली जो भाषा होती, प्राथमिक भाषा जो होती है वो कौन सी होती है? संकेत भाषा होती है। ये आपको पता होना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहले आप संकेत करते हैं कि जैसे आपने देखा पप्पा मम्मा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको यही सिखाया जाता है कि पापा मम्मा, दूध, कीड़ा, जूजू, ये सब क्या है? संकेत किए जाते हैं उनको कि ये देखो, तो संकेत भाषा। ठीक है, तो प्राथमिकम रूपम, भाषा प्राथमिक रूपम कौन सी भाषा है? संस्कृत में संकेत भाषा। स्पष्ट रूप से इसमें लिखा, मैंने अंडरलाइन किया क्या? संस्कृत में इसमें। ठीक है, संस्कृत में। इसका सूक्ष्म पेशीय कौशल, सूक्ष्म पेशीय कौशल का मतलब है, वैसे तो एक और मैंने पेडागोजी की वीडियो बनाई है संपूर्ण पेडागोजी की, उसमें भी बहुत कुछ बताया, लेकिन इसमें स्पेशली संस्कृत वालों के लिए है। ठीक है, सूक्ष्म पेशीय कौशल। सूक्ष्म पेशीय कौशल ऐसे कौशल जिसमें आपके बहुत ही बारीकी का काम किया जाता है, जैसे कि लेखनम कौशल। कौशल आपके 4 होते हैं, कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 कौशल होते हैं। तो सबसे जो महीन कौशल होता है, मतलब सबसे सूक्ष्म जो होता है वो होता है लेखनम। सबसे ज़्यादा उसमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसमें आपकी जो मसल्स जो होती है ना, आपकी जो पेशी जो होती है, उंगलियां जो होती है, इसकी छोटी छोटी जो मसल्स है उसमें पकड़ने के लिए छोटे छोटे अक्षर बनाए जाते हैं, वो सूक्ष्म पेशी कौशल का है। ठीक है, इसके बाद में है ग्रहणात्मक कौशल। ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं? जो कि जैसे कि आप ग्रहण करते हैं, जिससे आप ग्रहण करते हैं, जैसे कि श्रवणम, पठनम, चा। यहाँ पर चा का मतलब होता है और। चा का मतलब क्या होता है? चा का मतलब होता है और, मतलब मैं पढ़ना, सुनना और पढ़ना दोनों क्या है? ग्रहणात्मक कौशल है। अभिव्यक्तात्मक कौशल या फिर उत्पादक कौशलेषु, उत्पादक कौशलेषु कौशलम या फिर अभिव्यक्तात्मक कौशलम। तो जो उत्पादक और अभिव्यक्त का मतलब होता है या तो दूसरे को कहना या फिर बताना। ठीक है, तो संभाषणम, लेखनम, चा प्रथमा कौशलम। तो संभाषणम यानी भाषण देना या फिर बोलना और लेखन, या तो आप अपनी बात किसी को बोल के कह सकते हैं या फिर अपनी बात किसी को लिख करके कह सकते हैं। तो जिससे अपनी बात किसी को कहते हैं वो होते हैं आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल या फिर उत्पादक कौशल, और जिससे दूसरे की बात आप अपने आप तक ग्रहण करते हैं वो आपके होते हैं ग्रहणात्मक कौशल। ठीक है, अब यहाँ पर आता है आपका प्रथम कौशल। सबसे पहला कौशल कौन सा होता है? तो वो होता है, क्या होता है? श्रवणम, जिसको क्या बोलते हैं? आधार भी बोला जाता है। क्या आधार क्या है? आपके जो तीनों के तीनों कौशल होते हैं, कौन कौन से? पढ़ना और लिखना और बोलना, जिस सुनने वाले कौशल पर आधारित होते हैं। जैसे कि बोलते नहीं कि यदि मकान खड़ा होता तो वो नींव पर खड़ा होता है, यदि नींव मजबूत होगी तो मकान खड़े रहेंगे। उसी प्रकार से यदि आपका श्रवण कौशल, यदि आपकी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी है तो आप दूसरे को जवाब दे सकते हैं। यदि किसी ने कुछ पूछा है, बोल के पूछा है, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं, लिख के भी दे सकते हैं और पढ़ करके भी दे सकते हैं, बोल करके भी दे सकते हैं। आप जैसे आप सुनेंगे वैसा आप जवाब देंगे। यदि आप कई बार आपने देखा होगा जब ओल्ड एज हो जाती है तो बहुत सारे जो दादा दादी होते हैं उनको कम सुनाई दे रहे हैं। यदि आपने बोला घर जाना है, वो तो नहीं, अभी वो कुछ और ही सुन लेते हैं। वो क्या है? वो कुछ और ही सुन लेते हैं। बोलते आम नहीं खाना है, आम नहीं खाना है, बोलते आम खाओगे? नहीं, आम नहीं खाना, नहीं खाना, तो कुछ और ही सुनते हैं। तो वो क्या होता है? उनका जो श्रवण कौशल है वो कमजोर पड़ जाता है, जिसके जरिए फिर उनके बाकी के जो कौशल होते हैं वो कमजोर होने लगते हैं। वो अभिव्यक्त भी नहीं कर पाते हैं, अभिव्यक्त कर पाते हैं तो कुछ गलत कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपके तीनों के तीनों जो कौशल है वो श्रवण कौशल पर डिपेंड होते हैं। सबसे पहला कौशल जो सबसे पहले विकास होता है कौन से कौशल का? श्रवण कौशल, इसीलिए इसको आधार कौशल बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आधार कौशलम किम, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा क्या? श्रवणम। आधार कौशलम किम, तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा श्रवणम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा कौशलम अंतर संबद्धता। भाषलम कौशल अंतर संबद्धता, जो भाषा है उसके सभी के सभी जो कौशल होते हैं अंतर संबंधित होते हैं। जो भी 4 कौशल होते हैं सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, अब इसमें भाषा के बारे में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुभाषिकता शब्द मिलेगा आपको, बहुभाषिकता,
और उसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे 4-5। तो बहुभाषिकता जो होती है संसाधन के रूप में कार्य करती है। बहुभाषिकता महत्वपूर्ण है, बहुभाषा सकारात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बहुभाषिकता से क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। और अधिगम्य विस्तार, जो बहुभाषिकता होती है वो क्या कार्य करती है, बहुभाषिकता से क्या लाभ होता है या फिर कहाँ क्या हानि। तो यहाँ पर आप लाभ देख लेंगे तो आपको हानि अपने आप पता चल जाएगी। तो संसाधन का कार्य करती है बहुभाषिकता। यदि एक भाषा कोई बालक जानता है और दूसरी भाषा तीसरी भाषा भी जानता है तो वो उसके लिए हानिकारक नहीं है, वो क्या है, एक संसाधन का कार्य करती है। जैसे कि आपको कहीं जाना है, ठीक है, मान लो आपको कहीं शहर जाना है, वो आपके पास साधन नहीं है, आपके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है और कार है, सब कुछ है, जो भी मतलब 2-3 प्रकार के साधन हैं, वो आपके नज़दीक से ऑटो भी जाता है, बस भी जाता है। तो मान लो आपकी साइकिल पंचर है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, कार का इंजन कार चालू नहीं हो रही है, ठीक है, तो आप बस से जा सकते हैं, ऑटो से जा सकते हैं। तो बहुभाषिकता उसी प्रकार से, आप एक भाषा जानते हैं लेकिन आप दूसरी भाषा तीसरी भाषा चौथी भाषा भी जानते हैं। तो मान लो कोई व्यक्ति है सामने वाला, वो दूसरा मराठी जानता है या फिर अंग्रेजी जानता है, लेकिन आप ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ पर हिंदी भाषा भी जानते हैं, लेकिन आप यदि इंग्लिश जानते हैं तो आप उसके साथ में इंग्लिश से संवाद कर सकते हो, इंग्लिश से उसको कुछ भी बताना है तो बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या संसाधन के रूप में कार्य करता है, महत्वपूर्ण सकारात्मक, यही तो है पॉजिटिविटी होती है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है तो आप कुछ ना कुछ जरिए उसका जो भी आपको हल निकालना है, जहाँ भी जाना है पहुँच सकते हैं, जो भी आपको सीखना है वो सीख सकते हैं, ठीक है। कोई किसी प्रकार की बाधा है वो इससे नहीं होती, इतने याद रखिए, बाधा नहीं होती है कोई से भी। आपको ऑप्शन में मिलेगा कि बहुभाषिकता जो है छात्रों के लर्निंग में या फिर अधिगम में भाषा बाधा पहुंचाती है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको कट कर दीजिए, वो क्या है, नकारात्मक चला है। अधिगम में विस्तार, मतलब अधिगम का जो है विस्तार होता है। एक भाषा होती है, इसमें अलग प्रकार के शब्द मिलते हैं, उसी का दूसरी भाषा में अलग शब्द होता है, तो भाषा का भी विस्तार होता है, अधिगम का विस्तार होता है ऐसे, ठीक है। विद्यार्थी नाम आवश्यक तुलना रूपम शिक्षण, विद्यार्थियों के लिए आवश्यक क्या है, शिक्षणम करोति, विद्यार्थी नाम आवश्यकतानुरूपम शिक्षण करोति, मतलब विद्यार्थी के अनुरूप शिक्षण करना चाहिए। जो भी शिक्षक होते हैं उनको शिक्षण किस प्रकार का करना चाहिए, तो उनको जो शिक्षण करना चाहिए विद्यार्थी नु मतलब विद्यार्थियों के अनुरूप करना चाहिए। जितना विद्यार्थी की उम्र होगी, जितना उसकी ग्रहणशीलता होगी, जैसा उसका ग्रहण करने की क्षमता होगी, जिस लेवल का विद्यार्थी होगा, पहली दूसरी चौथी पांचवी जो भी क्लास का होगा, उसके हिसाब से शिक्षण करना चाहिए विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुरूप, ठीक है। कथा कथनम कहानी सुनना, कथा कथनम कहानी सुनना समग्र रूपम संस्कृति, मतलब कहानी सुनते हैं या फिर कथा सुनते हैं तो उसमें क्या होता है, क्यों सुनते हैं, तो समग्र रूपम संस्कृति, उसमें क्या होता है, जो भी संस्कृति होती है उसका आपको पता चलता है। कथा और कहानी जो होते हैं उससे समग्र रूप से जो संस्कृति है वहाँ की, उसके बारे में पता चलता है समग्र रूप से, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। इसके बाद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कविता प्रयोजनस्य। कविता प्रयोजनस्य क्या है, इसका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कविता जो पाठ होता है या फिर करवाया जाता है तो उसका क्या प्रयोजन होता है या फिर उसका उद्देश्य क्या होता है। हिंदी बोले तो उद्देश्य होगा, लेकिन संस्कृत में आपको कविता प्रयोजनस्य अस्ति तो क्या है, आनंद मूर्तस्य सृजनात्मकता। आपको जो 2 ही वर्ड मिलेंगे, आपको कोई से भी ऑप्शन में मिल जाए, आनंद मूर्त मतलब आनंद और अर्थ, ठीक है, आनंद मूर्त्यर्थ मतलब आनंद भी है और अर्थ, उसका जो मूल जो अर्थ है वो भी है, ठीक है। सृजनात्मकता मतलब आप उसको आत्मसात कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो कविता का जो मुख्य प्रयोजन होता है आनंद मूर्तस्य मतलब आनंद के साथ में अर्थ ग्रहण करना और सृजन करना, ये कविता का मुख्य प्रयोजन होता है, यानी कि उद्देश्य होता है। इसका पठन समय आवश्यकम, पढ़ते समय क्या आवश्यक होता है या पढ़ते समय क्या उद्देश्य होता है, तो अर्थाबोध भाव, जो उसका अर्थ होता है, जो भी पाठ होता है, कविता होता है, कहानी होता है, उसको यदि आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए क्या आवश्यक है, क्या उद्देश्य क्या होता है पढ़ने का, उसका सबसे जरूरी उद्देश्य होता है अर्थ का बोध। जो भी उसका अर्थ है वो आप अपने अंतर्दृष्टि में अपने आप में ग्रहण करें, तो अर्थ का बोध, वो साथ ही साथ में उसके बाद फिर क्या होता है भाव, अर्थ का भाव ग्रहण करना, ठीक है। ये 2 चीज़ याद रखना, अर्थ बोध और भाव, ये शब्द आपको मिलेंगे। यदि हो सकेगा तो इसका प्रैक्टिस सेट में लेकर के आऊँगा अलग से, लेकिन इसके पहले आपके जो संस्कृत में टैग वर्ड पूछे जाते हैं उसके ऊपर एक अच्छा वीडियो लेकर के आऊँगा, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होंगी। उसमें जो भी शब्द पॉजिटिव में होंगे तो बता दूंगा, जो नेगेटिव में जो होंगे वो। इसका याद रखना, पढ़ने से संबंधित क्या है, अर्थ बोध मिलेगा आपको, भाव मिलेगा, वहां पर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। छात्रान अवसर ददात,
आपको पूछा जाएगा कि जो भी आप शिक्षण करवाते हैं तो उसमें क्या करना है आपको, तो छात्रों को अवसर देना है। आपको जो भी छात्र होंगे उनको अधिक से अधिक अवसर देना है। छात्र जितने भी होंगे उनको अधिक से अधिक अवसर देना है। हर एक क्रिएटिविटी में, खेल के ग्राउंड में पढ़ने का, प्रश्न पूछने का उनको अवसर देना है। तो ये शब्द क्या है आपका पॉजिटिव वर्ड के रूप में रहेगा। और जहाँ पर भी आपको ये मिल जाए कोई सी ऑप्शन में, तो यदि आपने प्रश्न सकारात्मक पूछा गया है तो वहाँ पर अवसर ददात जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद है पाठ्य रुचि वर्धनम। पाठ्य रुचि वर्धनम, छात्रों को क्या करना चाहिए, पाठ में रुचि वर्धनम कैसे कराना चाहिए वो जरूरी है। तो पाठ में रुचि बढ़ाना चाहिए। पाठ में ऐसी कुछ ना कुछ ऐसे क्रिएटिविटी करें, कुछ ऐसे क्रियाकलाप करें जिससे छात्रों की क्या है पाठ में रुचि बढ़े। तो पाठ में रुचि बढ़ाना जरूरी है। ठीक है। उत्कृष्ट लेखनम, उत्कृष्ट लेखनम का मतलब होता है व्याकरण रूप से लेखन करना। व्याकरणिक रूप से लेखन करना मतलब उत्कृष्ट लेखनम। उत्कृष्ट लेखनम वो नहीं होता कि मतलब अच्छी दिखावट के अनुसार बोलते हैं बहुत अच्छी राइटिंग, जैसे आप देखोगे राइटर बोलते हैं बहुत अच्छी राइटिंग है सर आपकी। ठीक है। तो ये उत्कृष्ट लेखनम नहीं है। ठीक है। उत्कृष्ट लेखनम का मतलब है उसमें जो व्याकरणिक रूप से शब्द और चिन्ह का प्रयोग होना था वो होना जरूरी है। तो उत्कृष्ट लेखनम आपसे पूछा जाए तो व्याकरणम, ठीक है, या फिर व्याकरणम शुद्धि। व्याकरण शुद्धि मिलेगा या फिर व्याकरण मिलेगा। तो व्याकरण शुद्धि या फिर व्याकरण जो है वो उत्कृष्ट लेखनम का उद्देश्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, छात्र स्व अनुभव धारण। छात्र को स्वयं का अनुभव धारण करना चाहिए। मतलब जो छात्र स्वयं से अनुभव धारण करेगा, स्वयं जो सीखेगा वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है। वैविध्यपूर्ण गतिविधिषु, यदि उसको कुछ कार्य करवा रहे हैं, ठीक है, पाठ जैसे पाठ में रुचि बढ़ा रहे हैं, ठीक है, पाठ में रुचि बढ़ाना है तो कई प्रकार की गतिविधि करवा सकते। जैसे ही आप किताब पढ़वाएंगे बालक से, ठीक है, तो किताब पढ़ पढ़ के सब बोर हो जाते हैं। ठीक है। तो उनको चाहिए कि कुछ खेल भी करवाएं, उनको चाहिए कि कुछ लिखावट करवाएं, उनको चाहिए कि आप उनसे बोर्ड पे कुछ करवाएं। कुछ छात्रों से कहिए कि आप बोलिए, कुछ को कहिए कि आप उससे पूछिए, कुछ से कहिए आप उसको बताइए। तो कई प्रकार की गतिविधि होती है। 4-4 बाल 5 बालकों के समूह बना करके इस प्रकार की गतिविधि करवाई जाती है। तो वैविध्यपूर्ण गतिविधि, कई प्रकार की गतिविधि करवानी चाहिए जिससे पाठ में रुचि बढ़ती है। परस्पर संवाद, एक दूसरे से बात करें, दो छात्रों की बात करें, तुम उससे सवाल पूछो वो तुमसे पूछेगा। तो इस प्रकार से भी परस्पर संवाद जरूरी होता है। और साथ ही साथ में छात्र के बीच और शिक्षक के बीच में भी संवाद जरूरी है। ऐसा नहीं कि शिक्षक बच्चों को छोड़ दे और अपन क्लास के बाहर चले जाए या फिर कुछ और काम निपटाने के लिए, ऐसा नहीं होता। जब क्लास चल रही है तो छात्र के और शिक्षक के बीच में परस्पर संवाद होना जरूरी है। एक दूसरे की जो भावना होती है, एक दूसरे को जो सवाल होते हैं, संकट समाधान होते, वो जब तक एक दूसरे से संवाद नहीं होंगे तब तक कैसे होगा। कुछ बच्चे होते हैं कुछ सवाल पूछने से डरते, जो बच्चे सवाल पूछने से डरते हैं उनके सवाल हमेशा मन में ही रह जाते हैं। तो एक दूसरे से संवाद करना जरूरी है। मुक्त वातावरण, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए छात्रों को। उनको हर एक प्रकार की छूट मिलनी चाहिए। उनको सवाल पूछने की, अपनी जिज्ञासा है वो शांत करने के लिए, कुछ यदि वो बना रहे हैं तो उनकी बात रखने के लिए उनको क्या होना चाहिए, मुक्त रूप से वातावरण मिलना चाहिए। उनको किसी प्रकार से बंधन में नहीं रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्या है, मुद्रण समृद्ध वातावरण। मुद्रण समृद्ध वातावरण, प्रिंट समृद्ध वातावरण, यानी कि जो भी लिखावट से संबंधित है उससे समृद्ध वातावरण होना चाहिए। यानी आप जहाँ पर देखा होगा, स्कूल में देखा होगा आपने, स्कूल के जो दीवार होती है उसमें एक साइड आपको पूरा वर्णमाला लिखा मिलेगा, इसके बाद में दूसरी साइड आपको गणित के चिन्ह लिखे मिलेंगे, इसके बाद में कुछ मात्राएं लिखी मिलेंगी, कहीं पर प्रार्थना लिखी मिली होगी, कहीं पर आपको राष्ट्रीय चिन्ह लिखा मिलेगा, कहीं पर आपको राष्ट्रीय प्रतीक बना मिलेगा, कहीं पर आपको राष्ट्रीय ध्वज बना होगा। तो मुद्रण समृद्ध वातावरण, जैसा वातावरण वो देखेंगे वैसा तो उनको याद रहेगा ना। जैसे कि आप मूवी देखने जाते हैं तो जैसा आप वहां पर चित्र देखते हैं वो उनको बिल्कुल याद रहता है कि क्या हुआ था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो भी आपका वातावरण होता है वहां पर प्रिंटिंग वातावरण रहेगा, प्रिंटिंग समृद्ध वातावरण रहेगा, तो वो बालकों के लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। ठीक है। प्राथमिक कक्षायाम कथम विषय योग्यतम, प्राथमिक कक्षायाम कथम विषय योग्यता, मतलब में प्राथमिक कक्षा पर कौन सा विषय जो है बहुत ही ज्यादा योग्य होता है। प्राथमिक कक्षा में सबसे पहली कक्षा में, ठीक है। तो मम परिवारम, मम परिवारम एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा विषय है या फिर ऐसा विषय सूची में सबसे पहले आपको यही टॉपिक मिलेगा जब भी आप पढ़ाई करते हैं हिंदी या फिर संस्कृत में कहें। तो मम परिवारम जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जो कि सबसे पहले आपको प्राथमिक कक्षा में मिलेगा। मम परिवारम में होगा मेरा परिवार, मेरे परिवार में कौन रहता है, मैं रहता हूँ, मेरे मम्मी पापा रहते हैं, मेरे भाई बहन रहते हैं, मेरे दादा दादी रहते हैं, इन सभी की जानकारी रहती है। इतना ही रहता है मम परिवार। ठीक है। इसके बाद निदानात्मक परीक्षण,
निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और एक है उपचारात्मक शिक्षण। देखो ये परीक्षण है और ये शिक्षण है। परीक्षण का मतलब होता है कोई टेस्ट करना। टेस्ट क्यों करते हैं? टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि उसकी कमजोरियों का पता चल सके, उसकी जो कमजोरियां हैं वो कौन कौन सी। समस्या पहचान कर होती, जो भी बालक में समस्याएं हैं वो क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, वो पीछे क्यों रहता है, वो उसका जो समस्या है कोई आगे क्यों आता है, कोई देर से क्यों आता है, वो समय के पे क्यों नहीं पहुंचता, वो उसके कपड़े गंदे क्यों हैं, वो समय से नहीं पहुंच पाता, उसका होमवर्क पूरा नहीं हो पाता। तो उसका निदान करना मतलब में उसकी समस्या का पहचान करना जो होता है वो क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण। तो निदानात्मक परीक्षण क्या है? समस्या की पहचान करना, समस्या पहचान करोती। ठीक है, इसका सही है। उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण समस्या समाधानम करोती। जो भी समस्या है आपने पहचान करी है, सबसे पहले इसका क्रम आपको याद रखना। सबसे पहले निदानात्मक परीक्षण होता है, उसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण होता है। सबसे पहले निदान, उसके बाद में परीक्षण, दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं और दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है। जैसी समस्या पहचान करोगे उसके हिसाब से फिर उसका समाधान करोगे। तो समस्या समाधान करोती, उपचारात्मक शिक्षण समस्या समाधान करोती। उपचारात्मक शिक्षण क्यों करते हैं? ताकि जो भी समस्या है उसका समाधान कर सकें। ठीक है, तो इसका याद रखिए कि समस्या समाधान क्यों करते हैं उपचारात्मक शिक्षण, समस्या को समाधान करने के लिए। नेक्स्ट है चित्रस्य कथम प्रयोग, चित्रस्य कथम प्रयोग, अदृश्य कल्पनाम अबोधम अमूर्त। चित्र का उपयोग क्यों करते हैं? चित्र का उपयोग क्यों करते हैं? जैसे कि आप कहानी करते हैं, जैसे कि आपने देखा एक नाव है, नाव पर कुछ लोग बैठे हुए कुछ उसको चला रहे हैं, तो उसके माध्यम से एक कहानी बन जाती है। एक कौवा है, वो घड़े के पास बैठा, उसमें कंकड़ डाल रहा, तो वो भी एक कहानी बन जाती है। तो उसके कौवे को तो लेकर नहीं आ सकते ना पकड़ के, कौवे को लेकर आएंगे तो बहुत समय जाएगा पकड़ने में, कौवे ना मिले जब आपको पकड़ना हो। तो उसमें क्या चित्र कथन का प्रयोग क्यों करते हैं? अदृश्य कल्पना, जो चीज आपके पास उपस्थित नहीं है। जैसे एक रेलगाड़ी के बारे में यदि आपको पढ़ाना है, हवाई जहाज के बारे में पढ़ाना है, तो हवाई जहाज में ऊपर आसमान में तो नहीं जाएंगे ना कि आसमान में जाकर के हवाई जहाज में दिखाएं कि ऐसा ऐसा होता है। तो उसका एक मॉडल होता है, तो उसके माध्यम से उसका चित्र होता है। तो उसमें क्या है, जो अमूर्त रूप से होता है, जैसे कि किसी की जान नहीं है, पेट उसमें धड़कन नहीं है, हृदय है, तो हृदय को काट के नहीं दिखाओगे। तो उसी प्रकार से क्या होता है, अमूर्त रूप से जो चीज आपको बताना है वो क्या कर सकते हैं, चित्र के माध्यम से उसको बताया। जैसे आत्मा है, आत्मा के बारे में आप देख सकते हैं, आत्मा कहाँ मिलती नहीं मिलती ना, तो अमूर्त रूप से जिस चीज के बारे में बताना है तो चित्र के माध्यम से बता दिया जाता है। भाषा अधिग्रहण, भाषा अधिग्रहण यानी भाषा अर्जन, ये भी इसमें दो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर भाषा अधिग्रहण कैसे होता है या फिर भाषा का जो अर्जन होता है वो कहाँ पर होता है? तो समाज में भाषा का अर्जन कहाँ पर होता है? समाज में होता है। अर्जन और अधिग्रहण क्या है? अधिग्रहण बोले तो संस्कृत में, अर्जन बोले तो हिंदी में। भाषा अधिग्रहण या फिर भाषा अर्जन, देखो अधिगम, भाषा अधिगम अलग है, भाषा अधिग्रहण अलग है। ठीक है, तो भाषा अधिग्रहण कहाँ पर होता है? समाज में होता है। अनुकृति होता है, अनौपचारिक रूप से होता है, मातृभाषा या सहजा और स्वाभाविक और समाज समाज। हिंदी में यदि आपको देखना है तो उसके लिए आपको वीडियो बना दी है, उसमें भी आप जाकर के देखते हैं, संपूर्ण पेडागोजी बनाई है उसमें। ठीक है, तो जो आपकी भाषा है उसका अधिग्रहण कहाँ पर होता है? भाषा जो होती है वो स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है, सहज और स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है, मातृभाषा में सीखी जाती है। अनुकृति मतलब अनुकरण के माध्यम से। अनौपचारिक मतलब आपको ये उसमें कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती कि एक मास्टर आएगा फिर आपको वो सिखाएगा। जो भाषा होती है, जो अधिग्रहण होता है वो नॉर्मली रूप से हो ही जाता है, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसा समाज में रहेंगे वैसी आप भाषा सीखें। सामाजिक समाज, जैसे कि जो भी समाज में संवाद होंगे आपके आस पड़ोस में जैसी भाषा बोली जाती है वैसी भाषा का आप अधिग्रहण कर लेते हैं, यानी कि अपने आप जो आप ग्रहण कर लेते हैं उसको बोलते हैं भाषा अधिग्रहण या फिर भाषा अर्जन। ठीक है, तो कैसे होता है? सामाजिक संवाद के माध्यम से, स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से, समभाषा मातृभाषा या फिर समाज, अनुकृति या फिर अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब होता है जो भी प्रोफेशनली नहीं, अनप्रोफेशनली। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा अधिगम। भाषा अधिगम कैसे होता है? तो भाषा अधिगम होता है विद्यालय में होता है। जो भाषा आपसे पूछा जाए भाषा अधिगम के स्टार्टअप, तो भाषा अधिग्रहण जो होता है वो विद्यालय से पूर्व होता है और भाषा अधिगम जो होता है वो विद्यालय में होता है। औपचारिक रूप से होता है, इसमें आपको किताबों की आवश्यकता होती है, एक व्याकरण होती है, एक शिक्षक होता है, तो औपचारिकता होती है। ठीक, इसके बाद मानक भाषा है, एक मानक भाषा होती है या फिर द्वितीय भाषा होती है, सेकंड लैंग्वेज, और प्रयास पूर्ण होता है। और जो आपका अधिग्रहण होता है, अर्जन होता है, जो आपका अधिग्रहण और अर्जन होता है जी, ये कि जैसे कि आपका जो
अधिग्रहण और अर्जन है इसमें प्रयास की जरूरत नहीं होती है, वो बगैर प्रयास के हो जाता है। लेकिन आपको जो अधिगम होता है इसमें प्रयास करना पड़ता है। भाषा सीखने के लिए आपको इंग्लिश नहीं आती, उर्दू नहीं आती है, तो आपको सीखना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, कोई अपनी एक ग्रामर देखनी पड़ेगी, विद्यालय जाना पड़ेगा। विद्यालय नहीं जाना पड़ेगा तो शिक्षक को घर बुलाना पड़ेगा। तो इसकी एक मानक भाषा होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको याद रखिए, दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा है, आप कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसके बाद में आपका है समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा में सिर्फ एक ही बात पूछी जा रही है, अभिव्याप्त कक्षा। अभिव्याप्त कक्षा अब समावेशी कक्षा मतलब क्या है? अभिव्याप्त कक्षा मतलब में जिसमें हर एक प्रकार के बालक हों और हर एक प्रकार के बालकों को एक साथ में सभी को एक साथ शिक्षा दी जाए। मातृभाषा, मातृभाषा क्या है? अधिगम शिक्षण माध्यम। जो मातृभाषा क्या है? मातृभाषा कैसे? जो अधिगम का शिक्षण होता है वो मातृभाषा के माध्यम से करवाना चाहिए। आपको कोई सी भाषा सिखाना है तो उसमें आपको मातृभाषा के माध्यम से ही सिखाना चाहिए, तभी जाकर के सीखे। आप सीधे सीधे उर्दू पे जाएंगे तो नहीं सीखे। लेकिन आपको उर्दू पढ़ाना तो सबसे पहले आपकी जो मातृभाषा है उसके शब्द आपको पता होना चाहिए, उसके जरिए फिर उर्दू को ट्रांसलेट करेंगे या फिर संस्कृत पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मातृभाषा के माध्यम से आपका अधिगम होना चाहिए। क्या? मातृभाषा शिक्षण। इसके बाद में अधिगम अक्षमता, बहुत ही आसान है, इसके लिए एक ट्रिक वाला वीडियो भी बना है अधिगम अक्षमता में, तो वो भी देख सकते हो। यदि नहीं देखना संस्कृत के लिए तो डिस्कैल्कुलिया मतलब होता है पठनम, लेक्सिया को लेक्स से पढ़ने जाएंगे तो आपको क्या करना है? पठना मतलब डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया मतलब लिखना, डिसकैल्कुलिया मतलब में गण संबंधी समस्या है, और डिस्थीमिया मतलब होता है तनाव या फिर गंभीर तनाव, डिसमोर्फिया का मतलब होता है भ्रम। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में संपूर्ण पैडागोजी में मैंने बताया था कि डिस्मोर्फिया, मोर यहाँ पर देखा तो मोर का हमें भ्रम हो जाता है कि वो मोर है या फिर मोरनी है, तो ये भ्रम हो जाता है। बस इसके बाद में आपको ये पता चल जाए डिस्थीमिया तनाव और गंभीर विकार से संबंधित, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये वीडियो खत्म होता है यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। यदि वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के शेयर कर दें। वो आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर कि जो आपके उत्पादक कौशल है, सबसे पहला जो कौशल है मुख्य रूप से आधार कौशल जिसको बोला जाता है, आधार कौशल किसे कहा जाता है वो संस्कृत में आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दिए। आधार कौशलम अस्ति, ठीक है। तो इसका सही जवाब मुझे इंतजार रहेगा। मिलते एक नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।